जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फार्मूला से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, अभी जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसमें आपको कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल से देखने को मिल रहे हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपका वो या तो लाइट चैप्टर से पूछा जा रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लाइट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन मिरर फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आगामी शिफ्ट में जब भी आपको मिरर फार्मूला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन टकराए आप उसका जवाब आसानी से दे पाओ। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, मिरर फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मिरर फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं मिरर फार्मूला की, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी को हिंदी में दर्पण सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दर्पण सूत्र बोला जाता है। और नो डाउट आप सबों को याद होगा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आप कहते हैं कि गुरुजी 1/f जो है वो 1/v + 1/u के बराबर होता है। यही आपका क्या है सर? मिरर फार्मूला है। तो आप सभी इसको याद कर लेंगे अगर किसी को ना याद हो तो। मिरर फार्मूला किसको बोलते हैं? तो 1/f = 1/v + 1/u। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे f क्या है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। f क्या है यहाँ पे? तो आप सभी याद रखना, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं। v क्या है यहाँ पे? तो v जो है वो आपका प्रतिबिंब दूरी है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। u क्या है यहाँ पे? तो सर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो मिरर फार्मूला हम लोग किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे वो चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आप कहेंगे चिन्ह परिपाटी क्या होता है? तो मैंने कई बार आपको अपने इस चैनल के माध्यम से चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के क्लियर कर सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे किसी भी क्वेश्चन में वो किसके अनुसार लगाएंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाएंगे। फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u होगा। ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो फोकस दूरी होती है ये क्या होती है? आप कहते हैं वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f = क्या होता है? तो आप कहते हैं r/2 होता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे 1/f लिखा है, तो f के जगह हम लोग r/2 रख दे तो कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, चूंकि 1/f = 1/v + 1/u और हम कह रहे हैं कि f = r/2 भी होता है, तो क्या हम लोग यहाँ पे 1/f के जगह r/2 रख दें? आप कहेंगे सर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/r/2 = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 1/v + 1/u हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सीधा करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ये सेम डेरिवेशन जो है हमारा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r = 1/v + 1/u। क्या हो जाएगा? 2/r = 1/v + 1/u। तो मिरर फार्मूला का एक रूप आपको ये भी देखने को मिल सकता है, तो आप सभी इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। पहला चीज़, ये सभी को कंठाग्र रहता है कि 1/f = 1/v + 1/u होता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से मिरर फार्मूला है और आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में ये ना हो करके ये रहे, तो आप बिल्कुल इसको टिक कर सकते हैं, 100% आपको मार्क मिल जाएगा। बस ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो f है ये r/2 के बराबर होता है, तो जब इस r/2 के वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2/r = 1/v + 1/u हो जाएगा। आप कहेंगे सर मिरर फार्मूला हम लोग समझ रहे थे, लेकिन इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमको परेशान करता है। तो मेरे मित्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाले। ऑप्शन है आपका 40 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका नन, मतलब कि कोई नहीं। बहुत सारे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन का साइज देख करके परेशान हो गए होंगे
कि गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगेगा, जबकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। और मैंने पीछे के सेशन में इन सभी चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करा है। क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो, तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? आप कहेंगे अवतल दर्पण की। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा अवतल दर्पण होगा। ये क्या होगा? आप कहेंगे पोल। ये क्या होगा? आप कहेंगे सर फोकस होगा। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। क्या कहा जा रहा है कि सूर्य का प्रकाश अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये जो हमारा पीसी है, ये क्या है इसका? आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोला जाता है। तो सर सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो किसके समांतर है? प्रधान अक्ष के समांतर है। और साथ ही प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो आपको बताना है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है, अगर कोई वस्तु अनंत पे होती है तो उससे जो प्रकाश की किरणें आती है वो क्या होती है? समांतर किरण पुंज के रूप में होती है। और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित हो रही है। मतलब ये हुआ कि अनंत से जो प्रकाश आ रहा है वो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष यानी कि प्रधान अक्ष के क्या है सर? समांतर है। तो मेरे मित्र जरा सा ये बता दो, मैंने आपको कई बार बताया है कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वो कहाँ से गुजरेगी? आप कहेंगे गुरुजी ये तो फोकस से होकर के गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और इस बात से आपको क्या पता चल रहा है? इस बात से आपको पता ये चल रहा है कि इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। कहाँ पे है? अनंत पे। और आपने कई बार रटा है कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? आप कहेंगे फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो क्वेश्चन भी तो वही कहा जा रहा है कि यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, तो आपको ये मालूम चल गया है कि वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यहाँ पे फोकस की चर्चा नहीं की जा रही है, दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पे बन रहा हो। मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा दर्पण का ध्रुव है यहाँ से लेकर के इस फोकस दूरी तक की जो लेंथ है वो कितना है सर? 15 सेंटीमीटर। और ये बात तो पहले से फिक्स है कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो फोकस पे बनेगा। तो ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो दे दिया है कि 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मतलब 15 सेंटीमीटर हमारा फोकस है। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालें। आप कहेंगे सर हमको यहाँ पे f निकल गया है। कितना? f निकल गया है 15 सेंटीमीटर। का है? तो ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। और हम सबों को मालूम है, क्या मालूम है कि f इक्वल टू क्या होता है? r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। चला जी आपको तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू f कितना है? 15। तो 2 इंटू 15, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही है वो दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर है, तो आप समझ जाना कि उसमें वस्तु को अनंत पे रखा जा रहा है। दैट्स वाई उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो सर फोकस पे बनेगा। और जो दूरी दिया हुआ रहेगा वही आपके लिए क्या होगा? आप कहेंगे सर फोकस दूरी हो जाएगा। और जब फोकस दूरी आपको मालूम चल गया तो वक्रता त्रिज्या निकालने से आपको कौन रोक सकता है? उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बिल्कुल रखा हुआ है सर। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी परेशान हो जाएंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो भाई मेरे यहाँ पे ध्यान देना, बात किसकी की जा रही है? आप कहेंगे उत्तल दर्पण की। हमेशा ध्यान में रखेंगे, लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो चिन्ह परिपाटी हमारे माइंड में होना चाहिए। चिन्ह परिपाटी आपके माइंड में नहीं है, क्वेश्चन आप जानते हुए भी आंसर गलत टिक करके आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी अगर आपका क्लियर नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चिन्ह परिपाटी वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। ध्यान देंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्तल दर्पण हमारा कुछ इस तरह का होगा। ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण में ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ये रस्तित होता है, जबकि परावर्तन की प्रक्रिया कहाँ से होती है? इसके बाहर वाले भाग से होती है।
क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो मान लीजिए सर ये हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। इधर क्या होगा, आप कहेंगे सर इधर तो फोकस दूरी होगा और इधर ही वक्रता केंद्र होगा, उत्तल दर्पण है। तो मेरे मित्र दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है, वस्तु आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ए बी मान लीजिए ये वस्तु है, और वस्तु दूरी कहाँ से लेंगे, आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव से लेंगे, तो ये आपका है 20 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा जा रहा है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बन रहा है। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब आपका इधर की ओर बन रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है, तो सर ए डैश और बी डैश जो है हमारा, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। क्या है सर, 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि F इक्वल टू वाट। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगेगा, आप कहेंगे मिरर फार्मूला लगेगा, क्योंकि आप समझ ने अभी जस्ट देखा है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ध्यान में रखना होगा, चिन्ह परिपाटी। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे वस्तु दूरी की बात करेंगे तो ध्रुव से हम लोग इधर आएंगे, जबकि आपतित प्रकाश की दिशा क्या होती है, आप कहते सर ये वाला होती है, और वस्तु दूरी मापने के लिए हम लोग इधर जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ध्यान से देखना सर, ये आपतित प्रकाश की दिशा है और ये वस्तु दूरी मापने के लिए इधर जा रहे हैं, तो दोनों हाथ का डायरेक्शन विपरीत है, मतलब वस्तु दूरी हमारा ऋणात्मक होगा सर। आपतित प्रकाश के दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। कितना होगा, -20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे कि इधर हम लोग अगर प्रतिबिंब दूरी की बात करेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और ये आपतित प्रकाश की दिशा में बन रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर हमारा इमेज है और ये ध्रुव है, तो ध्रुव से इधर की ओर आएंगे, ध्यान दीजिएगा एरो के साइन पे, ध्रुव से इधर की ओर आएंगे, आपतित प्रकाश की दिशा में आएंगे, तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी धनात्मक होगा। और ऐसे भी काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सर धनात्मक ही लेंगे। यहाँ पे भी कितना हो गया, आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, f निकालना है। बताइए ना निकलेगा, आप कहेंगे सर अब तो आसानी से निकल जाएगा। क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखेंगे। मेरे मित्र आपको f निकालना ही है। 1/v यानी कि 1/12 अब प्लस 1/u क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 1/-20 हो जाएगा। मेरे मित्र इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, और इसको फरछा के लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। प्लस माइनस माइनस तो 1/12 माइनस क्या हो जाएगा, 1/20। ध्यान दीजिएगा 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर एक बार 4 से लगाइए ना, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, चौका 60। हालांकि ये तरीका गलत है लेकिन हम लोग बच्चा नहीं है। 60 हो गया, 12 पंचा 60, तो सर यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 20 तिया 60, सर यहाँ पे 3 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा, आप कहेंगे 2, 2/60, 2 एकम 2, 30 दूना 60। ध्यान दीजिएगा 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/30। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप कहेंगे f इक्वल टू गुरुजी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र परेशान भी हो जाएंगे कि गुरुजी अगर ऐसे एग्जाम में हम लोग बनाएंगे तो हमारा तो ग्रुप डी एग्जाम नहीं निकल पाएगा, हम लोग तो फेल हो जाएंगे, ये वो दिस दैट कमेंट करते हैं, हम भी पढ़ते हैं कमेंट। तो मेरे मित्र मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्पेशली लाइट के चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन करना ही होगा। और बहुत ज़्यादा बोनाफाइड स्टूडेंट है, मेंटल पावर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको फार्मूला मालूम है, सेट कर लीजिए, मैथ आपका मजबूत है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा उसको करके आप लिख सकते हैं। ट्रिक तो यही है, इसमें और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता है और कहीं से लागू ही नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, हर क्वेश्चन आपको ट्रिक बेस लगेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ हो, न्यूमेरिकल साइंस हो, हर जगह पे कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन ट्रिक के थ्रू बन जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो प्रोसेस आना ही होगा, और प्रोसेस आएगा तो सर आप देख ही रहे हैं इतना टाइम तो आपको लगेगा ही। बहरहाल उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, अच्छा यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, वस्तु छूट गया है सर,
क्वेश्चन थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है और दर्पण कौन सा है। मेरे मित्र, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला चीज़ तो आप ये बताइए कि ये जो गोलीय दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या है, और दूसरा चीज़ ये बताइए कि ये दर्पण कौन सा है। ऑप्शन में क्या सब है? अवतल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उत्तल फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल या उत्तल दोनों हो सकता है, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगा, और चौथा ऑप्शन है कि अवतल हो सकता है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हम लोग को देखने के बाद ही लगता है कि नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैंने आपको भरपूर कंसेप्ट दिया है चेला जी पीछे के सभी सेशन में। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसमें वस्तु दूरी जब भी लेंगे तो क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऋणात्मक होगा। आप कहिएगा क्या है, तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या हो जाएगा? पोल, ये फोकस, ये वक्रता के अंदर। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अवतल दर्पण में सभी केसेस में वस्तु जब भी रखाएगा तो दर्पण के सामने रखाएगा, और दर्पण के सामने मतलब आपतित प्रकाश के दिशा के विपरीत दिशा में हम लोग दूरी मापेंगे, तो अवतल दर्पण के लिए तो यू हमारा निगेटिव होगा ही। और मेरे मित्र, यही चीज उत्तल दर्पण के लिए भी होगा ना। उत्तल दर्पण आपका ये है, तो वस्तु जब भी रखाएगा तो इधर रखाएगा, और जो डिस्टेंस होगा वस्तु दूरी वो किधर से मापा जाएगा? तो उत्तल दर्पण के ध्रुव से। यहाँ पे भी आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आप नाप रहे हैं, तो u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ भी u निगेटिव ही होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि दर्पण में अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु दूरी क्या होगा? आप कहेंगे निगेटिव होगा। तो एक मसला आपका हल हो गया कि जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो जाहिर सी बात है कि u हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। हमको मालूम नहीं है कि दर्पण हमारा अवतल है या उत्तल है, बस इतना मालूम है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दैट मीन्स वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम लोग आपतित प्रकाश की दिशा में प्रतिबिंब दूरी को मापेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, जब भी आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है, जब भी कहा जाए, जहां पे भी कहा जाए, तो प्रतिबिंब दूरी आप कितना लेंगे? आप कहेंगे सर प्लस लेंगे। कितना दूरी पे बन रहा है? तो सर 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो v इक्वल टू आपका +60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी कहा जाए कि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु को इतना दूरी पे रखा गया है, तो आप कहेंगे गोलीय दर्पण है, मतलब क्या? वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। फर्क नहीं पड़ता है कि दर्पण हमारा अवतल है या उत्तल है, तो हम लोग वहां पे वस्तु दूरी निगेटिव लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जैसे ही चर्चा कर दिया जाए कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक ही होगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक ही बनेगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या निकालना है आपको? फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। आप कहेंगे सर अब तो निकल जाएगा, कैसे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1/v 1/60 प्लस 1/u है, ये हो जाएगा 1/-15। मेरे मित्र, 1/60 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी 60 और 15, तो 15 चौका 60, 15 एकम 15, तो सर एलसीएम तो हमारा 60 ही आएगा। 60 एकम 60, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 15 चौका 60, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 4 हो जाएगा। मेरे मित्र, जब आप इसको घटाएंगे तो क्या कहिएगा? गुरुजी -3/60 हो जाएगा। 3 एकम 3, 20 तिया 60। ध्यान दीजिएगा, 1/f इक्वल टू क्या हो गया? आप कहेंगे -1/20 हो गया। मेरे मित्र, यहाँ पे f इक्वल टू क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जिस गोलीय दर्पण की बात की जा रही है वो गोलीय दर्पण आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर उसकी तो फोकस दूरी है -20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो भाई मेरे, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो हमारा अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप कहेंगे P से लेकर के F तक की दूरी।
P से लेकर के F तक की दूरी, तो इधर ना मापेंगे, P से F तक की दूरी हम लोग इधर मापेंगे। आपतित प्रकाश का डायरेक्शन ये माना जाता है, और फोकस दूरी मापने के लिए आप इधर जा रहे हो, मतलब विपरीत। और फोकस दूरी अगर आपका विपरीत डायरेक्शन में है तो कहोगे सर ऋणात्मक होगा। यहाँ पे भी तो आपका वैल्यू ऋणात्मक आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि जिस दर्पण की बात की जा रही है वो आपका अवतल है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और साथ ही इसकी फोकस दूरी कितनी है, आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। कितनी है सर? 20 सेंटीमीटर। तो आप ही बताओ कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में लिखा हुआ है अवतल और F इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग उत्तल दर्पण के फोकस दूरी की बात करेंगे तब क्या कहेंगे, आप कहेंगे धनात्मक। बहुत सारे मित्र उंगली उठाएंगे, कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के पीछे में क्या होता है, आप कहते हैं सर फोकस, यहाँ पे वक्रता के अंदर। तो उत्तल दर्पण के लिए जब आप फोकस दूरी की बात करेंगे तो P से लेकर के F तक के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये तो आप आपतित प्रकाश की दिशा में आएंगे ना। तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, प्रतिबिंब दूरी होगी। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि मिरर फार्मूला से संबंधित जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो क्वेश्चन में आपको डाटा के रूप में कोई 2 चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ आपको निकालना होगा। जब भी आपको मिरर फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इस चीज़ को हमेशा पाएंगे कि क्वेश्चन में 2 डाटा दिया हुआ है। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर मिरर फार्मूला की, तो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस फार्मूला में आप बेसिकली 3 ही टर्म देख रहे हैं, फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी। और वास्तव में जो मिरर फार्मूला है वो दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के सामने रखी गई वस्तु तो उसकी वस्तु दूरी, और जो प्रतिबिंब बन रहा है उस प्रतिबिंब की दूरी के बीच में रिलेशन है। मतलब सरल शब्दों में कह सकते हो कि मिरर फार्मूला दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच में रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ना हो तो 2/r इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इसमें जहां पे भी बात की जाएगी इस फार्मूला से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन की 2 डाटा दिया हुआ रहेगा, एक हमको निकालना होगा। देख लेंगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने। भाई मेरे अवतल दर्पण की बात की जा रही है, फोकस दूरी आप कहेंगे -20 सेंटीमीटर लिखेंगे गुरुजी। वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी गई है, तो ये कंसेप्ट तो हमारा पहले से क्लियर हो गया कि दर्पण अवतल हो उत्तल हो फर्क नहीं पड़ता है। वस्तु दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे निगेटिव होगा। कितना पे रखा गया सर, 10 सेंटीमीटर पे। तो u कितना हो गया सर, u हो गया आपका -10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है आपको, भी निकालना है। बताइए ना निकलेगा, आप कहेंगे सर आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f तो 1/-20 इक्वल टू 1/v तो निकालना है हमको, प्लस 1/u क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी 1/-10 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि क्या यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं, इसको 1/v या प्लस माइनस 1/10 लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र अगर हम लोग ये -1/10 को इधर लाना चाहें तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्लस हो जाएगा। तो कीजिए सर, 1/v इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 1/-20, ये -1/10 जो है इसको इधर ले आते हैं तो आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस 1/10 हो गया। ध्यान दीजिएगा कि जब आप 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, आप कहेगा 10 से लगाए 10 दूना 20, यानी कि 20 ही होगा सर। ध्यान दीजिएगा कि 20 से कम 20, आप कहेंगे सर -1 लिखिए, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए। 10 दूना 20 तो +2 हो जाएगा। मेरे मित्र बताइएगा कि प्लस माइनस क्या होगा, आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा। अच्छा बड़ा साइन किसका है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 जो है इसके पीछे प्लस लगा हुआ है तो साइन तो इसी का जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। तो प्लस माइनस माइनस कितना, तो आप कहेंगे सर इसको हम 1/20 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कौन सा साइन होगा, आप कहेंगे सर बड़ा वैल्यू 2 है और इसके पीछे प्लस है तो यही वाला साइन जाएगा, तो प्लस तो लिखते नहीं है, 1/20 हो गया। आप कहेंगे 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/20, v इक्वल टू क्या हो जाएगा चला जी, आप कहेंगे सर +20 सेंटीमीटर हो जाएगा।
जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में प्लस 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा कि बरगलाने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दे दिया गया है। तो अगर आपको ये वैल्यू एग्जाम में आ जाए तो ऑप्शन को सही से चेक कर लीजिएगा कि कोई ऑप्शन आपका प्लस 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है या नहीं है, नहीं तो अलबला के इसको टिक कर देंगे सर, सारा किया धरा पानी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है -8 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है ±16 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है +8 सेंटीमीटर। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे 1/f = 1/v + 1/u, और आपने बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें 2 डाटा दिया हुआ रहेगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में तो सिर्फ वस्तु दूरी दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे फोकस दूरी निकालेंगे? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन तो पूछे जा सकते ही हैं, साथ में साथ घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। आप कहेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आसानी से करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वस्तु के आकार का 4 गुना है, मतलब आवर्धन की बात की जा रही है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। तो आप कहेंगे सर m = सीधे -4 लिख दीजिए ना, यहाँ पे प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है? 4 गुना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? -4 का है, तो प्रतिबिंब सर वास्तविक बन रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है कि यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वस्तु जो है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर हमको मालूम है कि दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी क्या होगा हमारा? आप कहेंगे सर नेगेटिव होगा। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो u = क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है चला जी? आपको f निकालना है। आप कहेंगे कि सर जी फॉर्मूला तो होता है 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ पे हमको f निकालना है जबकि सिर्फ u दिया गया है। v कैसे निकालेंगे? मेरे मित्र v निकल जाएगा। आवर्धन कितना दिया हुआ है? -4। मैंने आपको मैग्निफिकेशन वाले वीडियो में बताया है कि आवर्धन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं? m = -v/u। ये किसके लिए होता है? आप कहते हैं सर दर्पण के लिए होता है। v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में आवर्धन कितना है? -4। आपको क्या निकालना है? सर v निकालना है। -v/ क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर u तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है सर? तो -10 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और v = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इधर तो 4 है, तो v जो है वो हमारा हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। v कितना होगा? -40 सेंटीमीटर। तो आपको v चाहिए था, v मिल गया है सर। क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। क्या कहिएगा कि 1/v के जगह हम लोग लिखेंगे -40 सेंटीमीटर, अब प्लस u की जगह क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 1/-10 लिखेंगे। मेरे मित्र जब आप इसको सरिया के लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा -1/40 ± -1/10। 40 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 10 चौका 40 हो जाएगा, यानी कि 40 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं, 1 होगा तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि 10 चौका 40 तो 4, यहाँ पे ये -4 हो जाएगा। मेरे मित्र 1/f = क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो बड़ा वैल्यू है उसके पीछे भी माइनस लगा हुआ है, यानी कि साइन हमारा क्या होगा? माइनस ही होगा। तो माइनस प्लस, तो -5/40, 5 एकम 5, 5 8 40। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा f = -8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? f = -8 सेंटीमीटर। तो मेरे मित्र आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में -8 सेंटीमीटर का जिक्र किया हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में किया हुआ है। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे, और मेरे ख्याल से अब आपको मिरर फार्मूला से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।